नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक खास पेशकश। अगर आप हाउसवाइफ हैं या सिंगल वुमेन हैं या वर्किंग हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं खास शो जहां पे आप कर सकती हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। हम आपको बताते हैं सारे तर्क कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो आज हमारे पास इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनापैसा.com के बलवंत जैन CFO। तो हम शो को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो शी लिखकर हमें अपना सवाल लिखकर हमें 57575 पर भेज सकते हैं और हमें ईमेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं she@zenetwork.com पर। तो चलिए शो को बढ़ाते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ी है स्वाति मुंबई से। जी स्वाति, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लग रहा है स्वाति से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमें ईमेल पर भी ये सवाल पूछा है। स्वाति का सवाल है कि ये PPF में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इन्होंने पूछा है कि SBI का PPF अकाउंट कैसा है। तो बलवंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि SBI का PPF अकाउंट में इनको कैसा रहेगा निवेश। देखिए चारू, ऐसा है कि SBI PPF अकाउंट करके कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये PPF अकाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। वो आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं और इसकी टर्म्स कंडीशंस वगैरह सेम है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दर साल बदलता रहता है। जो करंट ईयर है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.7% है। इसके अंदर ये जो अकाउंट का ड्यूरेशन है वो 15 साल का है और उसके बाद हर 5 साल में आप इस अकाउंट को रिन्यू करवा सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद 5 साल पहले तक लोन ले सकते हैं और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में इसमें से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। PPF का अकाउंट आप इंडिविजुअल के नाम से ही खोल सकते हैं और इनकम टैक्स में जो है आपको जो ATC की जो डिडक्शन है वो 1 लाख रुपए तक बेनिफिट मिलता है। और उसमें जो डिपॉजिट की जो कम से कम राशि है वो 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और NRI जो है, उन विशेष NRI व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो एक बार NRI बन गए वो ये अकाउंट नहीं खोल सकते, परंतु अगर उन्होंने ये अकाउंट खोल के रखा हुआ है तो उसमें जो इनकी इनिशियल मैच्योरिटी है तब तक उसमें ये पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक चारू में एक चीज़ और आकर्षक बताना चाहूँगा PPF के बारे में कि PPF का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है और जो पैसा आपको मैच्योरिटी में मिलता है वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। तो रिटायरमेंट के लिए जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, PPF अकाउंट है वो सबसे बढ़िया एवेन्यू ऑफर करता है। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि SBI बैंक में ही क्यों ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि हम इसको प्राइवेट बैंक में जैसे कि ICICI बैंक में भी खुलवा सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग, जैसे इन्होंने भी यही पूछा है कि SBI बैंक में ये क्यों खुलवाना चाहती हैं। ऐसा चारों, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये जो बैंक्स वगैरह, भले वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट की बैंक हो, दे वर्क एज ए कलेक्टिंग बैंक। तो वो पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर होता है। तो भले कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाए या पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, ये पैसे, इस पैसे पे आपका बिल्कुल रिस्क नहीं है और ये पूरी तरह से सेफ है। और इवन कोर्ट का भी अटैचमेंट PPF के अकाउंट पर नहीं लगता है। तो अगर आपको सपोज कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह हो गया तो कोर्ट ऑर्डर से भी ये पैसा अटैच नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगली कॉलर है प्रिया UP से। जी प्रिया, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने बिरला सन लाइफ में फ्रीडम 58 प्लान ले रखा है जिसमें मैं हर साल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ। जी, तो मुझे उसके लिए चाहिए कि मैं इसको आगे रखूँ या ना रखूँ। मैंने यूलिप प्लान लिया हुआ है। आपने ये कब लिया था ये प्लान? मैंने 2010 में लिया था ये। जी बिल्कुल। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आप ये लंबी अवधि पर इस पे बने रहें या नहीं? जी, क्योंकि इस समय ही मैंने फंड वैल्यू अपनी पता की थी तो बहुत कम आ रही है। ओके, तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। जी बलवंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इन्होंने बिरला सन लाइफ फ्रीडम 58 लिया है 2010 में, तो इनको लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए या नहीं? ऐसा है प्रिया जी, आपने जो प्लान लिया है वो यूलिप का पेंशन प्लान है और ये जो फ्रीडम 58 जो प्लान है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो रेगुलर उसका जो बेंचमार्क है निफ्टी है उसका 1 साल का कंपेयर करें या 3 साल का कंपेयर करें तो कम है। और इसके अलावा इसके जो रेगुलर चार्जेस वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है आपने ये 2010 में खरीद कर लिया था प्लान
और इस पर 5 साल के बाद में कोई भी सरेंडर चार्जेस नहीं लगता है। तो आपने, मेरे को लगता है 4 साल का तो पेमेंट कर दिया है, तो आप 5वें साल का पेमेंट नहीं करें और 5 साल पूरा होने के बाद में उसको सरेंडर कर दे, तो जिससे आपका सरेंडर चार्जेस बच जाएगा। और इस फंड, इस जो स्कीम है उसमें कंटिन्यू रहने में कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, चूंकि ये पेंशन प्लान है और अगर आपने इनकम टैक्स में बेनिफिट लिया है, जब ये 50-50 हजार रुपया भरा है आपने, तो जब ये पैसा आपको सरेंडर पे आपके हाथ में आएगा, उस पर आपको टैक्स लगेगा, वो आपकी इनकम में आपको ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, कि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, इसमें रेगुलर चार्जेस ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको इस यूलिप प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल एडवाइस फॉलो कर सकती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमें एसएमएस से आया है, ये है सीमा ने लिखा है देहरादून के लिए। इनकी सालाना आय है 20,000, ये 20,000 रुपये सालाना इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो उन्होंने पूछा है सुरक्षित सेफ इन्वेस्टमेंट ये कहाँ पे कर सकती हैं? जी बलवंत जी। चारू ऐसा है कि इनको जैसे सेफ इन्वेस्ट करना है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ड्यूरेशन कितना है। अगर 5 साल से कम का ड्यूरेशन है तो आपको जो मंथली इनकम प्लान है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और मंथली इनकम प्लान के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिरला सन लाइफ का MIP 275 है और IDFC का MIP रेगुलर है। पर अगर इनका टेन्योर ज्यादा है, अगर 5 साल से अगर ज्यादा के लिए अगर ये इन्वेस्ट कर सकती है, तो मैं सुझाव दूंगा कि ये जो बैलेंस फंड है उसमें इन्वेस्ट करें, जिसमें क्या है कि आपका जो डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स हो जाता है और थोड़ा रिटर्न्स बेटर आते हैं। और 5 साल से 10 साल के पीरियड में आपकी जो रिस्क है वो भी एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है तो HDFC का बैलेंस फंड है और इसके अलावा ICICI प्रू का भी बैलेंस फंड है। दोनों में से इन्वेस्ट किसी में या दोनों में बराबर इन्वेस्ट कर सकती है आप। जी बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया मंथली इनकम प्लान में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो इनके अलावा और कोई विकल्प हैं जैसे कि FD है या PPF है जहां पे इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं ये, और क्या विकल्प सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, ऐसा को मैंने बताया कि इनका जो ड्यूरेशन कितना है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे अगर उनको लमसम इन्वेस्ट करना है तो वो FMP भी ले सकती है, परंतु उनके प्रश्न से मुझे लग रहा है कि वो रेगुलर कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है। तो रेगुलर इन्वेस्ट करने के लिए ये जो मैंने MIP या जो बैलेंस फंड है उसमें रेगुलर मंथली सिप कर सकती हैं ये। जी बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल है जो कि ईमेल से आया है। ये पूछा है निकिता ने दिल्ली से। इनका सवाल है, इनको टैक्स सेविंग पर राय चाहिए। इनकी सैलरी है 28,000 मंथली, तो ये टैक्स सेविंग के लिए कौन कौन से ऑप्शंस देख सकती हैं? जी बलवंत जी। ऐसा है चारू, निकिता को जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो डिपेंड करेगा कि उनका प्रोफाइल कितने, वो जो रिस्क प्रोफाइल कैसा है और उनके पास टाइम कितना है। अगर टाइम इनके पास लंबा है और रिस्क लेने की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये PPF में पैसा डाल सकती है। और अगर उनका टाइम जो टेन्योर है, टाइम ओरिजिन 10 साल तक का है, तो ELSS में इन्वेस्ट कर सकती है। ELSS में जैसे 2 स्कीम में सजेस्ट करना चाहूंगा, एक तो ICICI प्रू का टैक्स प्लान है और एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का टैक्स शील्ड है। इसके अलावा अगर इनका जैसे टेन्योर सिर्फ 5 साल का है या 5 साल के आसपास, 5 साल से थोड़ा ज्यादा है, तो वो NSE में भी इन्वेस्ट कर सकती है जो 5 साल की उसकी टेन्योर रहती है और उसमें 8.5% का भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। परंतु एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ELSS का जो पैसा मैच्योरिटी पे आता है वो एग्जेम्प्ट है, PPF का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, पर ये जो NSE का जो ब्याज है उस पर आपको टैक्स लगता है। तो आपको ये आपकी जो इनकम है उसमें आपको ईयर आफ्टर ईयर इनकम में ऐड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, हम आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे कि ELSS में आगे आप कैसे देखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मैं जैसे बताया कि अगर टाइम आपका ओरिजिन अगर 10 साल तक है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बढ़िया है। और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए मेरा सुझाव रहेगा सभी व्यूअर्स के लिए कि आप लमसम इन्वेस्ट नहीं करें। आप सिर्फ के जरिए हर महीने आपको पूरे साल में जितना इन्वेस्ट करना है उसको 12 से डिवाइड करके हर महीने आप इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या है, आपका तेजी होगी या मंदी होगी मार्केट में, आप हर एक मार्केट के लेवल पर इन्वेस्ट कर पा रही है, तो उसका जो लॉ पर एवरेजिंग हो जाता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
जी हाँ, तो बिल्कुल कि यहाँ पे काफ़ी हम ऑप्शंस देख रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आप पीपीएफ में कर सकते हैं। अगर आपका 10 साल का हॉरिजन है तो आप ईएलएसएस में कर सकते हैं। और अगर आपकी 5 साल की अवधि के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो वो एनएसई आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा। चलिए, वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। हम कुछ और कॉलर्स के साथ हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। जी हाँ, महिलाओं के लिए खास पेशकश। और आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर डिस्कशन करने के लिए अपनापैसा.com के सीएफओ बलवंत जैन जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक और ईमेल से सवाल पूछा है। ये पूछा है पूनम ने मुंबई से। जी, इनका सवाल है, इनको चाइल्ड प्लान पर राय चाहिए। इनका 1 साल और 4 साल की इनकी बेटी है, तो उनके लिए चाइल्ड प्लान के लिए क्या ऑप्शन देख सकती हैं? चारू, ऐसा है कि नीलम जी के लिए और बाकी व्यूअर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी प्लान में, कोई भी प्रोडक्ट में अगर चाइल्ड प्लान लिखा है तो जरूरी नहीं कि वो आपके बच्चे के गोल के लिए ही सही रहेगा। और एक और सुझाव रहेगा कि आपको अगर कुछ सेविंग करनी है तो इसके लिए आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। तो मेरा सुझाव है, जैसे उनके जो बच्चे हैं उनकी 1 से 4 साल की उम्र है लड़कियों की, और उनको मेरे को लगता है तो उनकी शादी या पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके पास में करीब 15 साल का टाइम हॉरिजन है। तो मेरे हिसाब से अगर इनके रिस्क लेने की कम ताकत है तो एचडीएफसी या आईसीआईसीआई प्रू के बैलेंस फंड में डाल सकती है। और थोड़ा सा अगर रिस्क ले ले तो फ्रैंकलिन का जो ब्लू चिप फंड है या आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड ब्लू चिप फंड है उसमें पैसा डाल सकती है। और इसके साथ साथ जितना उनको एस्टिमेट हो कि इतना तो शादी का या एजुकेशन का उनको खर्चा लगेगा, उनका ये ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद सकती है। तो कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाएगी तो जितने पैसे का टारगेट रखा है वो उनको इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा। नहीं तो जैसे वो जो टर्म पूरा होने पे वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मैच्योरिटी पे इनको पैसा मिल जाएगा। परंतु सब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बच्चों के गोल के लिए, एजुकेशन के लिए या शादी के लिए आप कभी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं खरीदे जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों मिक्स किया हुआ हो। आप दोनों चीज अलग अलग खरीद लीजिए, जिससे आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो भी बेटर आएगा। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे कि आपने बताया कि बैलेंस्ड फंड और लार्ज कैप फंड के भी काफ़ी अच्छे विकल्प हैं, और जैसा कि इसमें एचडीएफसी बैलेंस्ड और आईसीआईसीआई बैलेंस्ड में भी 5 सालों में अच्छा रिटर्न मिला है। 20.4% और 18.6% का अच्छा रिटर्न हम देख रहे हैं। एक चीज़ हम आपसे और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये टर्म प्लान में भी ले सकती हैं क्या? नहीं, मैंने वही बताया चारू आपको कि जितना उनका टारगेट है कि उनको बच्चों के लिए, मतलब जब 18 साल के हो जावे या 20 साल के हो, जितना पैसा इकट्ठा करना है उतना वो टर्म प्लान खरीद लेना चाहिए उनको। और वो भी टर्म प्लान, ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना चाहिए, क्योंकि जो बाकी आप ऑफलाइन टर्म प्लान खरीदोगे और ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदोगे तो उसमें कम से कम 30 से 40% का बचत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो एजेंट का कमीशन वगैरह नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो चलिए हमारा अगला सवाल है जो पूछा है सोनाली ने चंडीगढ़ से। ये पूछती हैं, इनकी उम्र है 29 साल और इनकी सैलरी है 33,000 मंथली। तो इन्होंने भी निवेश के लिए विकल्प पूछे हैं। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ये कैसे करें? देखिए, ऐसा है कि मैं बताया चारू कि जो आपका टाइम ओरिजिन कितना है और जो आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा अगर सेव करना है तो मेरे हिसाब से आपको जो प्योर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है, जो मैंने दोनों इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप, उसमें पैसा डाल सकती है। जी बिल्कुल बलवंत जी, एक चीज हम आपसे और ये जानना चाहेंगे, क्या ये इक्विटी में भी निवेश कर सकती हैं? चारू, मेरा सुझाव रहेगा कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिंग है वो फुल टाइम जॉब है। तो मार्केट में जब कोई घटना हो जाती है और जब वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है तब अपने को मालूम पड़ता है। तो अगर आपको इक्विटी का एक्सपोजर लेना है तो वो म्यूचुअल फंड के जरिए ही लेना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी आप लमसम इन्वेस्ट नहीं करिए, आप रेगुलरली जो महीने की सिप है सिप फिक्स कर लीजिए और इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो आपको जो ओवर द लॉन्ग
टर्म में जो मार्केट की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको मिल जाएगी। जैसे पिछले 30 साल में जैसे सेंसेक्स ने 15-16% के आसपास दिया है, तो अगर आपने ओवर द पीरियड शिफ्ट की होती तो आपको वो 16% 17% का रिटर्न मिल जाता था। परंतु अगर आप लमसम अगर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर किसी ने 2008 में पिक पे इन्वेस्ट किया होता और आज अगर जैसे 21,000 का सेंसेक्स वापस आ गया, तो पिछले 5 साल में तो वो वहीं के वहीं है। तो पर अगर किसी ने सिप में इन्वेस्ट किया होता तो उनके रिटर्न जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़े बेहतर होते थे। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट ना करें। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि डेट में निवेश करना, अगर ये डायरेक्ट डेट में निवेश करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं चारू प्रश्न नहीं सुन पाया बराबर आपका। जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया कि एक साथ लमसम इन्वेस्ट ना करें, अगर ये डेट में निवेश करना चाहती हैं तो इनके लिए आगे कैसा रहेगा? डेट में इन्वेस्ट आप लमसम कर सकती है। अगर जैसे आपके पास पैसा पड़ा है और आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो जो पैसा लमसम पैसा है आपके पास में, वो आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए और उसमें से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप हर महीने की सिप उसमें से कटवा दीजिए। तो आपको जो लमसम पैसा है उस पर डेट का रिटर्न भी मिल जाएगा और जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी में वो भी सिप जैसा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए हमारा एक और अगला सवाल है जो है नीता लखनऊ से। इन्होंने पूछा है इनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। इनकी एज है 25 इयर्स और ये 2-3 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो कैसा रहेगा? चारू, ऐसा अगर आपको 2-3 साल के लिए कोई भी चीज में इन्वेस्ट करना है तो वो मेरे हिसाब से सट्टा ही है। तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई सट्टा नहीं करना चाहिए, भले वो इक्विटी होवे या गोल्ड होवे। और जहां तक गोल्ड का सवाल है तो पिछले 10 साल में गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए, पर हिस्टोरिकली अगर 50-100 साल के रिटर्न देखें तो 9-10% से ज़्यादा रिटर्न दिए नहीं है। और एक और बात है कि आपको बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो पूरा का पूरा पैसा आप गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करिए, परंतु गोल्ड आपको थोड़ा बहुत आपका पोर्टफोलियो का 10 से 15% होना चाहिए। जैसे आपका सोशल ऑब्लिगेशन वगैरह, घर में कोई शादी ब्याह है तो वो आपका गोल्ड की जो प्राइस राइज है वो आप हेज कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो जो कोई दोस्त फंड है, SBI का फंड है और रिलायंस का सेविंग गोल्ड फंड है, उसमें आप सिप के जरिए इन्वेस्ट कर सकती है। जी बलवंत जी, जैसे कि आपने बात करी SBI गोल्ड और रिलायंस गोल्ड, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में गोल्ड का मार्केट, हम जो रिटर्न्स देख रहे हैं वो हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। जैसे कि SBI गोल्ड में -3.3% है और रिलायंस गोल्ड का भी -3.7% है 1 साल में रिटर्न। तो ये रिटर्न्स तो हम काफी नेगेटिव देख रहे हैं इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो चारू मैंने बताया ना, जैसे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपकी जो सोशल ऑब्लिगेशन के लिए आपको सोना वगैरह चाहिए। जैसे भारत में किसी की भी शादी हो तो सोना निश्चित रूप से बजट का पार्ट होता है। तो अगर आपको लगता है, और किसी को भी 10 साल पहले मालूम नहीं था कि सोने का भाव इतना बढ़ जाएगा, तो अगर आप वो रिस्क हेज करना चाहती है तो आप अपनी जो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो उसका 10 से 15% आप सोने में इन्वेस्ट कर सकती है। और जैसे मैंने बताया कि आप 1 साल या 2 साल के रिटर्न पर नहीं चाहिए। हिस्टोरिकली भी जैसे मैंने बताया आपको गोल्ड ने भी 9% के आसपास रिटर्न दिया और वो जनरली आपको जो इन्फ्लेशन है उसके सामने सुरक्षा प्राप्त प्रोवाइड करता है। उससे ज़्यादा रिटर्न गोल्ड ने हिस्टोरिकली नहीं दिया है। परंतु जैसे सोशल ऑब्लिगेशन के लिए आपको चाहिए इकट्ठा करना है तो आप गोल्ड फंड के जरिए पैसा इकट्ठा कर दीजिए और जब आपका लाइबिलिटी का टाइम आ जाए, जब गोल्ड जो फंड है उस यूनिट्स को आप रिडीम कर दीजिए और मार्केट से सोना ले लीजिए, तो आपका एटलीस्ट जो जितने सोने की रिक्वायरमेंट है वो आपकी हेज हो जाती है। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे कि पोर्टफोलियो का 10 से 15% एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में। चलिए अभी हम रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए खास पेशकश। हमारे साथ जुड़े हैं अपना पैसा.com के CFO बलवंत जैन हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं इस शो पर, जो कि हमें लिखा है किम्बर्ली ने गोवा से। इनका सवाल है, इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं और ये आगे के 10, इनका टाइम हॉरिजॉन है 10 साल, आगे के 10 साल के लिए इनके लिए कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट। इन्होंने एट प्रेजेंट HDFC प्रूडेंस लिया हुआ है जिसमें ये 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही हैं। जी बलवंत जी।
चारू, ऐसा है कि ये किम्बरली जो अभी इन्वेस्ट कर रही है वो बैलेंस फंड है। जो HDFC प्रूडेंस फंड है वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो HDFC की ही दूसरी स्कीम है HDFC बैलेंस फंड, तो वो उसमें जो शिफ्ट कर रही है वो बंद करके HDFC बैलेंस फंड में शिफ्ट कर सकती है। और जो नया इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आपने बताया कि उनका जो टाइम हॉरिजन है वो 10 साल से ज़्यादा का है, और अगर किसी का भी टाइम हॉरिजन, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन 10 साल से ज़्यादा है तो उनको प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ब्लू चिप बड़ी अच्छा है, और आईप्रू का भी जो ये फंड है अपना ब्लू चिप फंड, दोनों ही ब्लू चिप फंड है। उसमें या तो चाहे तो एक फंड में इन्वेस्ट कर सकती है, या दोनों में अपनी जो 1000 रुपया है वो 500 रुपये का शिफ्ट कर सकती है। ये मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के जरिए करिए, और म्यूचुअल फंड में भी आप शिफ्ट के जरिए करिए, लंप सम इन्वेस्टमेंट कभी भी आप नहीं करिए। जी बिल्कुल, तो जैसा कि किम्बर्ली को बताया कि HDFC प्रूडेंस का हमने जैसा 1 साल में प्रदर्शन देखा है 2.1% रिटर्न, और 3 साल में 0.7% रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो आज शो में बस इतना ही। अब हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर बता दें कि आप हमसे कैसे सवालों से जुड़ सकते हैं। आप हमें, हमारा कोड है SHE लिखकर आप अपना सवाल लिखें, हमें 57575 पर भेज सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं she@zenetwork.com पर। बलवंत जी, हमारा इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।